अंग्रेज़ों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया, यानी कि 1850 में भारत में प्रथम रेल चली थी, जो कि 34 किलोमीटर तक की दूरी तक चली थी। और ये रेल थाने से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। और दिन था 14 मार्च। और भारत में यही अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा योगदान रहा, यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। इस पूरे टॉपिक में आपको पूछा जा सकता है सिर्फ विशेषताएं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, जो कि 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो अब जो आपको पता लगेगा वो आपके लिए यूजुअल रहेंगे, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स पता लगेंगे, जो कि आधारित संरचना में उस टाइम पे उद्देश्य से किए गए थे उस टाइम। तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर मिले, यानी कि उस टाइम पे रेलवे आने से जो लोग थे उनको बहुत आसानी हुई एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और वो उनके लिए भू क्षेत्रीय, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम करने में भी आसानी रेलवे से मिली। तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तो दूसरी विशेषता क्या थी कि जो भारतीय कृषि थी उसका व्यवसायीकरण करना आसान हो गया। एक मार्केट से, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक फसलों को, कच्चे माल को पहुंचाना बहुत आसान हो गया था भारतीय रेलवे के आगमन से। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, यानी कि जो भारत का निर्यात था वो बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा बड़ा। परंतु जो निर्यात बढ़ा इसका कोई फ़ायदा भारतीयों को नहीं हुआ, भारतवासियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका जो BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो सरप्लस में था, यानी कि प्रॉफिट था, उसमें फ़ायदा था बहुत ज़्यादा। लेकिन वो जो सरप्लस था, वो जो अधिशेष था, उसका कोई यूज़ नहीं किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया उस अधिशेष से। तो उस अधिशेष का हुआ क्या? उस अधिशेष का हुआ सिर्फ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाना, उनका सिर्फ यही मकसद था। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्ग के विकास पर भी ध्यान दिया। तो क्या हुआ, जिस तरह से रेलवे का विकास हुआ उस तरह से जलमार्ग और जो हवाई मार्ग था उसका विकास नहीं हो पाया। जिस तरह से रेलवे ने वृद्धि की और रेलवे से जिस तरह से व्यापार किया जाता था और बड़ी क्वांटिटीज़ में एक जगह से कच्चे माल को दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, उस तरह जो जल मार्ग था उसका यूज़ नहीं किया जा सका। और स्थिति क्या थी कि स्थिति ये बनी कि उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे, यानी कि जो भी कंडीशन निकली, जो भी इंटरफेस हुआ वो बहुत ख़राब था। समय के आंतरिक जल मार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर एक नहर थी, इसका विशेष उदाहरण है, ठीक है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से
स्पर्धा नहीं कर पाई, यानी कि कोई कंपटीशन यह नहर नहीं कर पाई रेल मार्ग से। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया, यानी कि जब दिखा कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा इस नहर के विकास से, तो उन्होंने उस नहर को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया और रेलवे का विकास निसंतोषजनक करते गए। क्योंकि रेलवे से जो औपनिवेशिक शासन और जो ब्रिटिश सरकार थी उसको बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर कच्चे माल को ले जाना बहुत आसान था और कॉस्ट भी बहुत कम आती थी। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था, यानी कि जो टेलीग्राम सर्विस थी वो सिर्फ बनाई किस लिए गई थी, ताकि कानून को बनाए रखा जा सके और लोगों में अनुशासन बनाया रखा जा सके। और टेलीग्राम यानी कि जो तार व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठी पहुंचाना ये लोगों के लिए यूजेबल था और जो फ़ायदेमंद भी था, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठियाँ पोस्ट कर सकते थे और अपने जानने वालों को अपना हालचाल बता सकते थे। आधारित संरचना की वर्तमान व्यवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 यानी कि जो 8 चैप्टर है इस बुक का, NCERT बुक का 8 चैप्टर जो है उसमें आपको आधारित संरचना के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम यानी कि डायमेंशन पर अपनी पेट बना चुका था, यानी कि एक अलग तरह की दबदबा क्रिएट कर चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, जहाँ पे 72% लोग जो थे वो काम करते थे। औद्योगिक क्षेत्र में 18% लोग काम करते थे और सर्विस सेक्टर में 10% लोग जो थे वो काम करते थे। आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सामाजिक और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं में उन्नत प्रसार और जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणमुखी यानी कि सोशल वेलफेयर बनाने का आग्रह कर रही थी, यानी कि वो चाहते थे कि सोशल वेलफेयर किया जाए। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत अधिक थी और ये आर्थिक चुनौतियाँ आप इस बुक में आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के बारे में पता लग सके और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का। धन्यवाद।